Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about thermodynamics in one short video. In this video, we start the new chapter that is ionic equilibrium. Third chapter of Maharashtra State Board that is ionic equilibrium. अब हम सबसे पहले देखेंगे what is the meaning of ionic equilibrium. Ionic equilibrium की simple meaning क्या है? जो equilibrium between ions and non-ionized molecule is called as ionic equilibrium. अब एग्जाम्पल समझते हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड है ए और बी, ठीक है. फ्रेंड है तो मिले हुए एक दूसरे से. अब क्या होता, कुछ दिनों के बाद भाई फ्रेंड से झगड़ा होता दोनों के बीच में, अलग अलग हो जाती. ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव. फिर क्या होता, फ्रेंड से आखिर क्या शुरुआत होंगी, वापस इधर आ जाती. फिर बाद में इधर जाते, फिर इधर जाते. मतलब इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल इसको कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम. अब फॉर एग्जांपल ये क्रिएशन है, ये मॉलिक्यूल है नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल, इसके आयन्स है. अब इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम. अब आगे समझ में. अब इसके बाद सबसे पहला टॉपिक है अपने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट्स टॉपिक, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स इन टाइप. देखो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता. देखो इलेक्ट्रोलाइट्स सिंपल ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन अगर पानी में डाले, वाटर में डिजोल्व करे तो आयन देता, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सब्सटेंस विच dissolve in water give ions. अब सर ये तो समझ में आ गया. इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर डाले पर आयन दे रहा, उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से. देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की दो टाइप है इलेक्ट्रोलाइट की. फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब तुम बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या. देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो रहा, सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर एंड गिव आयंस. अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर अपने वाटर के अंदर डिजोल्व करे वो 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता, 100% डिसोशिएट हो जाता. देखो फॉर एग्जांपल अपन ने HCl डाले, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डाले अपन ने. अब 100 के 100 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहे, 100 के 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जा रहे. उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए एक दूसरे से. अब फॉर एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले तो देखो फॉर एग्जाम्पल HCl. अब अपन HCl के 100 मोल डाले, 100 मॉलिक्यूल डाले. अब 100 मॉलिक्यूल में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कम. मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो रहा, द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर डोंट कम्प्लीटली डिजोल्व. मतलब कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा है, क्या हो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब दोनों में एक टर्म आता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. उसका लाड़ का नाम क्या है, अल्फा. अब तुम बोले सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है. देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो अपन ने जितने मॉलिक्यूल डाले उसमें से कितने डिसॉल्व हुए, मतलब कितने डिसोशिएट हुए, कितने आयन्स बने, उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब उसका एक फॉर्मूला भी है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल एड. मतलब हमने जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट करे, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हमने 100 मोल डिसोशिएट करे यहाँ पे, उसमें से कितने डिसोशिएट हुए, 50. तो मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड कितने हो रहे अपने, 50. टोटल नंबर कितने, 100. अपना अल्फा कितना आएगा फिर 1/2, 0.5. अल्फा कितना आएगा अपना 0.5, ठीक है. अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना रहेगा.
देख स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो 100% कम्प्लीटली डिजोल्व हो जा रहा, मतलब 100 के 100 डिजोल्व हो जा रहा, मतलब 100/100 100/100 कितना हो जा रहा 1। तो अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 1 और अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर देखेंगे अपन तो 100 में से 5 मॉलिक्यूल डिजोल्व हुए, मतलब 5/100 5/100 बोले तो 0.05 सिंपल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट 0.05। अब तुम बोलेंगे सर इसमें एक और टर्म आता है परसेंटेज अल्फा, परसेंटेज अल्फा बोले तो सर जो अपना अल्फा आ रहा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना आएगा 1, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 100%, मतलब अल्फा परसेंटेज अल्फा कितना होगा 100, और इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करें मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फिर 5%, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट डिसोशिएट हो रहा है 5%, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100%। सो ये अपना होगा इलेक्ट्रोलाइट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे एसिड बेस थ्योरी। अब अपन देखने वाले हैं एसिड बेस एंड थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी। अब देखो एसिड बेस थ्योरी क्यों यूज़ करते हैं अपन, कोई भी एसिड है या बेस है उसको पहचानने के लिए। अब देखो पहले के ज़माने में एसिड कौन है बेस कौन है वो मालूम करना बहुत मुश्किल था, तो पुराने ज़माने के बुद्धिमान साइंटिस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका भाई बताया गया भाई ये एसिड है ये बेस है। और उसमें अपन कुछ डिस्कस करने वाले, सबसे पहले अपन अरेनियस देखेंगे, उसके बाद फिर लॉरियन ब्रॉन्स्टेड देखेंगे, उसके बाद फिर लेविस एसिड थ्योरी जो कि मॉडर्न थ्योरी अभी उसको यूज़ करते हैं अपन। तो सबसे पहली थ्योरी क्या थी अरेनियस थ्योरी। अब अरेनियस साहब ने एक थ्योरी दी थी, कौन से साहब ने अरेनियस थ्योरी। अब अरेनियस साहब ने एक थ्योरी ये दी कि एसिड कौन है और बेस कौन है पहचानने के लिए, एसिड कौन है बेस कौन है पहचानने के लिए। देखो एसिड वो है बोले जो वाटर में डाले बाद जैसे इसको वाटर में डाले वो H पॉजिटिव दिया तो वह एसिड, बेस वो है जो वाटर में डाल दिया अपन ने और OH निगेटिव दे रहा वो बेस है। एसिड कौन है जो H पॉजिटिव दे रहा, बेस कौन है जो OH निगेटिव दे रहा। मतलब ये तो अपनी मालूम ही थी कि भाई H पॉजिटिव एसिड की वजह से होता, OH निगेटिव बेस की वजह से होता। अब देखो कभी भी जब H पॉजिटिव आयंस वाटर में जाता ना तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी बोले तो वाटर में मिलने की क्षमता पावर, तो ये क्या कर लेता मालूम है H3O पॉजिटिव बना लेता। जब अपन अगर अपनी को अगर चेक करने रहे कि वो एसिड है तो अपन H पॉजिटिव नहीं देखते H3O पॉजिटिव देखते कि H3O पॉजिटिव वाटर के अंदर है क्या। अगर H3O पॉजिटिव वाटर के अंदर है तो वो क्या रहेंगे एसिड, और OH नेगेटिव अगर वाटर के अंदर है तो क्या रहेंगे बेस। फॉर एग्जांपल HCl को अगर वाटर में डाल दिए तो वाटर में क्या देंगे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब ये क्या हो रहा H पॉजिटिव दिया मतलब H3O बनाएंगे, H3O बनाए तो एसिड है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल NaOH को वाटर में डाल दिया अपन ने तो क्या देंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब बेस है, OH नेगेटिव दिया बेस है। अब देखो ये थ्योरी बहुत कम काम में है, क्यों, क्योंकि ये बहुत से मॉलिक्यूल इसमें फिट नहीं बैठते थे। फॉर एग्जांपल PCl3 एंड NH3। अब देखो PCl3 हालांकि एसिड है मगर ये H पॉजिटिव दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। ये OH है मतलब सॉरी ये बेस है मगर ये क्या कर सकता H पॉजिटिव OH नेगेटिव दे सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए ये थ्योरी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। अब उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, ये थ्योरी को स्टॉप मार दी। दूसरे साइंटिस्ट आए थे लॉरियन ब्रॉन्स्टेड। कैसे ब्रॉन्स्टेड, लॉरियन ब्रॉन्स्टेड। अब इन्होंने क्या बोला जो मालूम है क्या, इनकी भी थोड़ी थोड़ी स्टोरी अरेनियस से चुराई हुई थी। ये क्या बोलते मालूम है क्या, एसिड गिव्स H पॉजिटिव, एसिड गिव H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, एसिड गिव प्रोटॉन और बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, गिव प्रोटॉन और एक्सेप्ट। अब देखो ये H पॉजिटिव क्या है सर बोलना,
सर एच पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन है। क्यों एच पॉजिटिव प्रोटॉन है? क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन बचे हुए हैं। क्या था पहले? एच था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एच पॉजिटिव बच गया। तो यहाँ पे सर सिर्फ प्रोटॉन बचे हुए हैं, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ग्यू। ठीक है, प्रोटॉन एक प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन लेने वाला बेस। अब एक रिएक्शन देख लेंगे उसके वास्ते। फॉर एग्जाम्पल NH3 प्लस HCl। अब देखो NH3 और HCl की रिएक्शन होती है तो क्या होता है? H पॉजिटिव इधर जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर HCl H पॉजिटिव दे रहा, मतलब वो क्या हुआ फिर? एसिड। NH3 H एक्सेप्ट कर रहा, बेस। ये तो सिंपल रिएक्शन होगी हमारी। NH3 के अपने को मालूम है हालांकि बेस है, मगर लॉरियन ब्रोस्टेट के हिसाब से एक्सेप्ट मतलब अपने को प्रूव करने है ना, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन इसका सॉरी NH3 इसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, इधर होंगे, फिर NH4 बनाएंगे और HCl नेगेटिव। अब देखो इधर से रिएक्शन अपन फॉरवर्ड कराते, अब इधर से रिएक्शन हुई, अब अगर इधर से वापस रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव है। अब इधर आने के वास्ते उसको एक H लेना पड़ेगा, एक H लेना पड़ेगा, तो फिर क्या बनेगा? फिर HCl बनेगा। तो ये क्या कर रहा? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा, Cl नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा बोले तो फिर बेस। तो HCl एसिड है मगर Cl नेगेटिव क्या है? बेस। मगर ये क्या कर रहा? डोनेट कर रहा, तो ये क्या है फिर? एसिड। और ये क्या है? बेस। अब देखो जो H2 है ना अपना, H2 एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब क्यों एसिड है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल H2 की रिएक्शन अपन ने अगर NH3 के साथ करें और H2 की रिएक्शन अपन ने HCl के साथ करें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन ये डोनेट कर देगा NH3 को, तो NH3 क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करा? H2O ने एसिड का काम करा, हाइड्रोजन देने का काम करा। अब यहाँ पे ऑलरेडी एसिड है तो ये हाइड्रोजन देगा, तो ये क्या कर रहा है? H2 यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करा फिर? H2O ने बेस का काम करा, यहाँ पे क्या काम करा? एसिड का काम करा। मतलब H2 एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अगर H2 की रिएक्शन करें अपन ने, H2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मतलब H2 एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो H2 को अपन क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं अपन? एम्फोटेरिक। उसके बाद थर्ड थ्योरी जो कि मॉडर्न मतलब मॉडर्न थ्योरी अभी भी अपन यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दी हुई थी। काय के बेसिस पे दी हुई थी? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। और वो थ्योरी क्या थी? लेविस थ्योरी। वो किसने दिया था? लेविस साहब ने दिया थी। अब लेविस साहब ने क्या बोले थे मालूम है क्या? जो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा वो एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, अभी तक क्या कर रहा था? एसिड डोनेट कर रहा था। यहाँ पे भी क्या हुआ? देखो एसिड क्या कर रहा है? H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। यहाँ पे भी H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट बेस, मतलब जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे करने वाला एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस। अब एग्जांपल ले लेंगे, देखो NH3 के पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़े हुए, बॉन्ड तो बना लिया उसने, एक्स्ट्रा पड़े हुए 2 लोन पेयर उसके पास। उसके बाद BF3। अब देखो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचे हुए। तो ये क्या करता? ये थोड़ा सिलर एम ही करता, मतलब भाई एक का इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या है? बेस। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या है? एसिड। मतलब अपन अगर इसको लेविस थ्योरी की लोन पेयर एक्सेप्टर को भी एसिड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में देखो, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसको लोन पेयर बोलते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर।
तो लोन पेयर एक्सेप्टर कौन है? एसिड। लोन पेयर डोनेटर कौन है? बेस। यहाँ पे जब क्या हो रहा है फिर NH3 क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड बना रहे एक दूसरे के, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बाबू उसको, कोऑर्डिनेट। कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। और दूसरा एग्जांपल NH3 H पॉजिटिव। अब NH3 के पास 2 लोन पेयर ऑलरेडी है, मगर H के पास कुछ भी नहीं है, 0 है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन होना, ऑक्टेट का मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन होना उसको ऑलरेडी, उसका हीलियम पे पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो ये NH3 क्या करता उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा बन जाता फिर? NH4 पॉजिटिव। ठीक है। तो लेविस थ्योरी में क्या है? इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर एक्सेप्टर कौन है? एसिड। और इलेक्ट्रॉन डोनेटर कौन है? बेस। तो इसको एक एग्जांपल से याद रख सकते हो, लाला। लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर। कैसा लाला? लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। अपने क्या होगा? अरेनियस होगा, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड होगा, और लेविस थ्योरी होगा। नोटेड। अब अपन देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन। अब देखो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस बोले तो क्या? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस बोले तो एसिड एंड बेस को आयंस में कन्वर्ट करना। एसिड एंड बेस को आयंस में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे अपन? आयोनाइजेशन। अब देखो आयोनाइजेशन की बेसिस पे अपन एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एंड बेस को स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस पे क्लासीफाई कर लेते। देखो एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड बेस को स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब तो बोलेंगे सर आयनाइजेशन के बेसिस पे एसिड को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पे कैसा क्लासीफाई करेंगे? अब देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता, 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन ने एसिड 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड डाले तो 100 के 100 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सर मेरे को इसको तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की याद आ रही, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही बोलेंगे ना अपन। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। 100 में से 10 ही मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे, वीक एसिड। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो 100 के 100 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस बोले तो 100 में से 10 या 5 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे? वीक बेस। तो ये तो होगा अपना क्लासिफिकेशन। अब तुम बोलेंगे सर एक और टर्म मालूम है मेरे को, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ये क्या है? अब देखो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत से वैल्यू कांस्टेंट है। अभी आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोले तो क्या है? देखो फॉर एग्जांपल हर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, मतलब हर मॉलिक्यूल का एक कांस्टेंट है कि भाई वो कितना डिसोशिएट होगा। जैसा कि अगर अपन HCl देखेंगे, HCl तो 100% डिसोशिएट होगा। 100 मॉलिक्यूल डालेंगे अपन तो 100 के 100 डिसोशिएट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है इसका? 100%। अब अगर अपन ने HCN डाले, HCN बोले तो देखो वीक एसिड है। HCN के अगर अपन ने 100 मॉलिक्यूल डाले उसमें से 5 डिसोशिएट हुए, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल डाले उसमें 5 डिसोशिएट हुए। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे अपन तो क्या आएगा? 5/100, 5/100 तो कितना आ जाएंगे इसका? 0.05। अब अगर अपन 100,000 मॉलिक्यूल भी डालेंगे तो उसमें से कितने डिसोशिएट होंगे? 50। क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? 0.05। अब अगर अपन इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 50/1000। 50/1000 कितना हो जाएगा? वही 0.05। क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है HCN का। अभी हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग रहता। अब सर किताब के अंदर, बुक के अंदर एक इसकी इक्वेशन दी हुई है। अब इससे अगर इक्वेशन लिखनी है अपने को, तो देखो इक्वेशन अगर अपन देखेंगे, नीचे लिख रहा है, देख लेंगे पहले, दिखता है यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल अपने को ये रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? HCl गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सर Cl नेगेटिव। अगर इसका अपने को
आयनाइजेशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे अपने मालूम के, ये क्या एसिड है तो के ए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के क्या है आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। के इज इक्वल टू जो रिएक्टेंट साइड है सॉरी प्रोडक्ट साइड है उसको लिखने है ऊपर कॉन्सेंट्रेशन में H पॉजिटिव Cn नेगेटिव अपॉन जो अपना रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। ये क्या हो गया अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड कांस्टेंट का इक्वेशन। इसी तरह अगर अपन बेस देखेंगे तो बेस की रिएक्शन अगर देखेंगे अपन तो NaOH गिव Na पॉजिटिव CnOH नेगेटिव, तो क्या आएंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, सिंपल आयनाइजेशन। अब इसके लिए सिंपल क्या आएगा अपने पास Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये क्या हो गया अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है ना, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट का मिक्सचर है। अब देखो ओस्वाल्ड साहब जो कि बेस बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने क्या बोले मालूम है क्या, अल्फा जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन। सर ये क्या है, देखो वॉल्यूम इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हमने अगर वॉल्यूम को बढ़ाए फॉर एग्जांपल हमने कोई एसिड डाल दी मतलब कोई एसिड डाले अपने वाटर के अंदर, अब अगर हमने उसके अंदर और एसिड डाल दिए मतलब उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मालूम है ना कॉन्सेंट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर अपन चाय बना रहे अपन मीडियम शक्कर डालते अपन, ठीक है मीडियम शक्कर डाल दिया अपन ने। अब फॉर एग्जांपल अपन ने अगर ज़्यादा शक्कर डाल दी तो अपन ने क्या कर दिया कॉन्सेंट्रेट कर दिया शक्कर की वैल्यू को, कॉन्सेंट्रेट कर दिया उसको अपन क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से, ठीक है कॉन्सेंट्रेट कर दिया अपन ने। और डाइल्यूट मतलब फॉर एग्जांपल अपन नॉर्मल शक्कर डालते हैं उसमें अपन ने नॉर्मल शक्कर तो डाली उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया अपन ने तो उसको डाइल्यूट कर दिया अपन ने, डाइल्यूट बोले तो V, ठीक है। अब अल्फ़ा बोले तो अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे मतलब उसके अंदर और उसको डाइल्यूट कर देंगे, उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे या वाटर डाल देंगे उसके अंदर तो अल्फ़ा बढ़ेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। जैसा HCl है HCN है अपना तो HCN का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.05, तो अगर अपन ने वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मतलब अगर अपन ने उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिए वही डबल एसिड और डाल दिए उसके अंदर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा कम। अब तुम बोलेंगे सर ये साबित करके बताओ ना, साबित करके बताते हो अपन, कोई बड़ी बात तो है इसके अंदर। देखो रिएक्शन लिख लिया अपन HCN गिव H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ठीक है HCN गिव H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। अब अपने क्या कर रहे हैं मालूम है, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCN लिया अपन ने, सॉरी 100 मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन 10 ले लेंगे जान तुम्हारा नहीं ना मेरा, 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCN लिया अपन ने, उसमें से कितने डिसोशिएट हुए उसको अपन क्या बोलते हैं अल्फ़ा, उसमें से कितने डिसोशिएट हुए, अगर उसमें अपने एक डिसोशिएट हो तो अपन क्या बोलेंगे अल्फ़ा डिसोशिएट हो, एक डिसोशिएट हुए अल्फ़ा डिसोशिएट हो ना। तो अपन क्या करेंगे इसको, अगर अपन एक मॉलिक्यूल ऑफ HCN लेंगे तो उसमें से कितने डिसोशिएट हुए अल्फ़ा डिसोशिएट हुए, ठीक है अल्फ़ा डिसोशिएट हुए। अब एक में से अल्फ़ा तो कम होगा ना, एक में से अल्फ़ा कम हो तो 1 माइनस अल्फ़ा, अपना एक मॉलिक्यूल था उसमें अपन ने वाटर के अंदर डाल दिए, अब उसमें से कुछ एक में से कुछ फ्रैक्शन डिसोशिएट हुए मतलब 1 माइनस अल्फ़ा और इधर अल्फ़ा बन गए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस अल्फ़ा, अब इन सब का तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, इन HCN का कुछ वॉल्यूम होगा, H पॉजिटिव कुछ वॉल्यूम होगा, Cn नेगेटिव कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब उन एक काम करेंगे सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, बराबर हो जाती इक्वेशन, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दी बराबर हो जाती। अब अपने को एक चीज़ मालूम है क्या सर 1/V इज इक्वल टू क्या होता है C और 1/C इज इक्वल टू क्या होता है V, 1/V इज इक्वल टू C और 1/C इज इक्वल टू V। सर यहाँ पे मेरी वही दिख रहा है 1/V दिख रहा हर जगह 1/V। अब इसको क्या कर सकते हैं फिर
1 माइनस अल्फ़ा, सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन इसको क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा सी, 1 बाई वी इज इक्वल टू सी, इसको भी अल्फ़ा सी कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, हमारे को यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो, आपने क्या समझा अभी तक कि ए की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन। अगर इसकी ये रिएक्शन का अपन के की टर्म में लिखने का अपन कैसे लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एन नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच सी एन। ठीक है सर, लिख ली। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितना है अपने पास, अल्फ़ा सी, इंटू एच सी एन नेगेटिव कितना है, अल्फ़ा सी, और ये क्या है अपने पास, एच सी एन कितना है, सी, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है सर। अब देखो ये सी से सी कट गया, ठीक है, ये सी से कटा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये सी भी कट गया ना, ऊपर एक सी बचा था और 2 अल्फ़ा बचे थे, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे देखो, अगर ये क्या है अपना वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। अब वीक एसिड यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.05, जो कि एक से बहुत ज़्यादा कम है ना, एक कहाँ पे और 0.05 कहाँ पे, तो अपन इसको निगलेक्ट कर सकते, इतनी कम है। तो अपन क्या करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे यहाँ पे 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 मान लिया अपन यहाँ पे, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 बोल दो, सॉरी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बोल दो, क्या आएगा 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बोल दो, नहीं अल्फ़ा स्क्वायर सी। तो अपनी के की वैल्यू कितनी आएगी, के इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, इधर के था ना, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, अल्फ़ा स्क्वायर सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी समझ में आया सर, के इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। अब अपने को अल्फ़ा के टर्म में लाने का था वैल्यू, तो अल्फ़ा के टर्म में लिखेंगे अपन, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी को इधर भेज दो, के अपॉन सी, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से अपन, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब सर के तो कांस्टेंट है, तो अपन अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये बराबर के निशान कट जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा, अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सी। सर 1 बाय सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी, तो अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी हो सकता, बिल्कुल हो सकता। तो अपना प्रूव हो गया, अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सिंपल। ओसवाल्ड साहब ने क्या बोले थे, अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी। तो ये हो गया अपना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे आगे पीएच स्केल एंड हाउ टू कैलकुलेट पीएच। अब हम देखेंगे पीएच स्केल एंड हाउ टू कैलकुलेट पीएच। अब देखो सबसे पहले पीएच स्केल देखेंगे अपन। देखो पीएच स्केल का क्या यूज़ करते हैं अपन, ये मालूम करने के लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल की पीएच कितनी है। अब देखो अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, 3 टाइप की मॉलिक्यूल अपने यूनिवर्स के अंदर, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसकी पीएच क्या रहेगी, तो उसकी पीएच रहती है 7, उसकी पीएच रहती है कितनी, 7। अगर अब हमारे पास इसके लिए एक रिलेशन है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, है हाँ, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो अगर हम pH को बढ़ाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब न्यूट्रल कंपाउंड होता है 7, pH को अगर हम बढ़ा रहे इधर 8, 9, 10 बढ़ा रहे pH को, तो बेसिसिटी क्या होगी, फिर बढ़ेगी। तो इससे आपने क्या मालूम पड़ रहा कि भाई जो 7 से ज़्यादा है जिसका pH रहेंगे वो क्या रहेंगे, बेस, मोर देन 7 बेस रहेंगे, ठीक है। pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, मतलब उसका मतलब क्या हो रहा, अगर हम pH को कम करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। इनवर्स का ये रिलेशन है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा, अगर हम पीछे जाएंगे 6, 5, 4, तो इसका मतलब क्या हो रहा, हम 7 से कम आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो रहा कि भाई 7 से जिसकी pH कम रहती वो एसिडिक मॉलिक्यूल है।
तो अब इससे हम क्या मालूम कर रहे हैं भाई, 7 न्यूट्रल। अगर 7 से ज़्यादा किसी की पीएच रही तो एसिड बेसिक, और 7 से कम किसी की रही तो फिर एसिडिक। अब 7 से अगर 7.0001 भी रहेगा तो भी बेस हो, और अगर 6 से कम रहे 6.999 भी रहा तो भी वो एसिड है, मगर 7 पे आएगा तो वो न्यूट्रल है। तो ये क्या होगी अपनी पीएच स्केल। अब पीएच स्केल इतनी बड़ी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं, ये आप इजीली पीएच स्केल समझ सकते हैं। अब उसके बाद मेन टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन। अब ये तो इतना खास टॉपिक नहीं है, मगर मेन टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है अपने कोई भी मॉलिक्यूल का। अब अगर पीएच कैलकुलेट करने के लिए बोला गया अपने को, कैसा करेंगे कैलकुलेट। अब देखो पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ एच कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ एच कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या मालूम है कि अगर हमने कोई भी मॉलिक्यूल का एच कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर ली तो हम इजीली उसकी पीएच निकाल सकते हैं, एच कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई भी देखो सॉल्यूशन के अंदर या तो एच कॉन्सेंट्रेशन रहेगा या तो ओ एच कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, या दोनों बराबर रहेंगे। एक तो एच रहेगा एक तो ओ एच रहेगा, या तो दोनों बराबर रहेंगे। अगर किसी के अंदर एच कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहे तो वो एसिडिक मॉलिक्यूल रहेगा, किसी के अंदर ओ एच कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेस, ओ एच कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहे तो वो बेसिक मॉलिक्यूल रहेंगे, और दोनों बराबर रहें तो न्यूट्रल रहेंगे। तो अपन कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव से कोई भी पीएच निकाल सकते। अब कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव के 4 फॉर्मूले। सबसे पहले एन इंटू मोलरिटी, मोलरिटी नॉर्मलिटी, एच कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, देन एन इंटू अल्फा इंटू सी, देन अंडर रूट के ए इंटू सी। ठीक है, अब ये है 4 फॉर्मूले। अगर अपन ने एच कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर ली तो अपन इजीली पीएच निकाल सकते। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर अपन ने एच कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर ली, एच कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास आ गया 10⁻⁻², ठीक है। अब इससे पीएच कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल है, जो माइनस में पावर जो दिख रहा है ना, डायरेक्टली पावर लिख लें, पीएच लिख लें। क्या होगा, माइनस में 2 था क्या अपनी पी आएगी 2, अगर माइनस में 3 है तो कितनी आएगी पीएच 3। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया भाई सर +2 रहे तो देखो -2 तो कितने ले रहे हैं अपन 2 ले रहे। अब अगर +2 रहे तो फिर क्या आएंगे इधर माइनस। अब पीएच -2 बोले तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा है जिसकी पीएच 0 है। अब उससे भी कम अगर पीएच चल जा रही तो वो और भी ज़्यादा एसिडिक है, मगर ज़्यादातर +2 में नहीं आती वैल्यू, ज़्यादातर -2 में ही आती वैल्यू। तो आपने अगर एच कॉन्सेंट्रेशन अगर मालूम पड़ गया तो पीएच कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। अब अगर एच कॉन्सेंट्रेशन अगर ऐसा आ गया 2 × 10⁻², अब सर ये तो कन्फ्यूज होंगे यार, हम तो डायरेक्ट लिख ले रहे थे। अब 2 आ गया सामने, उसका कैसा तो उसका सिंपल है, देखो क्या करने का, ये जो पावर में तो डायरेक्ट लिख लेंगे नीचे, ठीक है, माइनस ये जो दिख रहा है अपने पास तो उसका लॉग कर लेने का, log 2। सबसे पहले जो पावर है, पावर टीम कर लिया अपने कन्फ्यूजन के लिए, जो पावर है उसको इधर लिख लेने का मेन में, माइनस log(2). अब log(2) अपने को मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो मसला हो जाएगा। अब मैं एक टिक बता रहा हूँ उसके लिए, देखो log 0 इज इक्वल टू कितना होता, log 1 इज इक्वल टू कितना होता 0, ठीक है। log 10 इज इक्वल टू कितना होता 1, log 1 log 10 देखो log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1। अब देखो log 1 और 10 की वैल्यू इसके बीच में आने वाली है log 2 1 से करीब है तो जाहिर सी बात है 0 के करीब आएंगे इसकी वैल्यू। तो 0 कितने करीब आती है इसकी वैल्यू मालूम है 0.3010, और log 3 की वैल्यू 0.47 और log 4 की 0.53। इतने याद रख लो, ये काम में आएंगे 0 log 2 की, log 3 की, log 4 की, ठीक है ये हो गया अपना। अब इससे क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010, तो 3 - 0.3010 कितना आ गया अपने पास 2.7, सिंपल। तो हमारे पास पीएच कितनी आ जाएगी फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन इस तरह है। अब एक क्वेश्चन अपने 4 क्वेश्चन लेते, 4 फॉर्मूले पर, एक क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे ले लेते। अब अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 0.02 मोलार
H2SO4, ठीक है। इसकी pH निकालने बोला सर, तो ये बहुत ही खतरनाक कंपाउंड दिख रहा है। तो इसकी pH कैसे निकालेंगे अपन? देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी आ गया, तो मोलरिटी का एक फार्मूला है N इंटू मोलरिटी, लगा लेंगे अपन N इंटू मोलरिटी, ठीक है। अपने पास मोलरिटी जो है, मोलरिटी कितनी है 0.2। अब अपने को देखो इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना, इसको पावर में कन्वर्ट कर लेने। पावर में कैसा कन्वर्ट करते हैं इसको, देखो अगर पॉइंट को अपन इधर लेंगे तो पावर माइनस में आती, एक इधर लेंगे तो -1 -2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 × 10⁻², ठीक है। मोलरिटी कितनी आएगी 2 × 10⁻², ठीक है। एन निकालने का मसला है अपने पास, एन कैसे निकालेंगे? देखो एन बोले तो अगर एसिडिक कंपाउंड है तो एन इज इक्वल टू जितने हाइड्रोजन है उतने, तो हाइड्रोजन कितने हैं पे, अगर HCl का अगर एन निकालेंगे अपन तो HCl का N1 आएगा, H2SO4 का कितना आएगा 2, H3PO4 का कितना आएगा 3, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 2 × 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻²। तो pH कैसे निकालेंगे अपन 2 माइनस log 4, इसको नीचे ले लिए log 4। अब log 4 अपन ने कितने लिखे 0.53, तो 2 माइनस 0.53 कितना हुआ 1.5, तो pH कितनी आएगी इसकी H2SO4 की 1.5। ये होगा अपना पहला फार्मूला। अब अगर जो दूसरा फार्मूला है अपना, दूसरा फार्मूला क्या है, डायरेक्ट नॉर्मलिटी। अपने को अगर ऐसा दे दिया 0.001 नॉर्मल H3PO4, अब देखो इधर यहाँ पे n का काम नहीं पड़ेगा, क्यों n का काम नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अपनी नॉर्मलिटी दी हुई है। अपने नॉर्मलिटी का डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट नॉर्मलिटी का फार्मूला है अपने पास, नॉर्मलिटी डायरेक्ट मोलरिटी का n का काम ही नहीं है इसमें, तो अपना फार्मूला क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है इतनी, तो नॉर्मलिटी कितनी है 0.001, ठीक है। अब देखो 0.001 को अपन अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻3, एक इधर लग गए, एक इधर लग गए, एक इधर लग गए, मतलब 10⁻³ आ गया। 10⁻³ अगर आया तो pH कितनी रहेगी उसकी 3, तो 0.001 नॉर्मल H3PO4 का pH कितने रहेंगे 3, आ गया समझ में। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला N × अल्फा × C। अब देखो अपने पास ऐसा क्वेश्चन दिया अपने को क्या 0.01 H2SO4 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा परसेंटेज में दिया 0.01, ठीक है। अभी अपने पास नहीं, परसेंटेज में डायरेक्ट 1 आएगा 1, ठीक है। अल्फा परसेंटेज 1 दे दिया अपने को, और ये दे दिया अपने को मॉलिक्यूल, इसका pH निकालो। अब देखो जैसे ही अपने को अगर अल्फा दिखा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखा, तो अपने को माइंड में क्या क्लिक हो जाने वाला सर फार्मूला है अपने पास N × अल्फा × C, डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया पहले N × अल्फा × C, ठीक है। N कितना है अपने पास 2, H2 है ना 2, अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा परसेंटेज में दिया, अल्फा परसेंटेज में अगर दिया तो अपने को पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा परसेंटेज से अल्फा निकालेंगे कैसा, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 बोले तो 0.001, ठीक है। अल्फा आ गया अपने पास तो 0.001, कॉन्सेंट्रेशन दिया अपनी इंच, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सामने बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, तो सामने अगर है तो 0.001। अब इसको सबसे पहले अपन पावर में कन्वर्ट कर लेते, ये इसका पावर कितना आएगा 10⁻³ × 10⁻² × 2, तो क्या आ जाएंगे 2 × 10⁻⁵, 3 और 2 -5, ठीक है। इसकी pH कैसे निकालेंगे अपन, 5 इधर ले लेंगे, 5 माइनस log 2, 5 माइनस log 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, log 2 इज इक्वल टू 0.002, तो 4.7। pH क्या आएगी अपने पास 4.7। तो देखो अगर अपने पास तीसरा फार्मूला हो गया N × अल्फा × C, और जो चौथा फार्मूला है अपने पास अपने पास अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया या आयनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया और अपने पास C बोल दिया भाई निकालने का, तो अपन ये फार्मूला यूज़ करके निकाल दो। ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ नहीं होता, ये 3 फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अपने 3 फार्मूले क्लियर हो गए। अब ये तो हो गया H पॉजिटिव निकालने का।
एसिड अगर अपने पास दिया तो अब निकालेंगे अपन। अगर अपने पास अगर ऐसा बोल दिया अपने को कोई बेस का, अगर कोई बेस दी दिया अपने को अगर निकालने की, भाई अगर अपने को ऐसा दे दिया क्या 0.01 मोलार KOH, ठीक है, मोलार KOH दे दिया अपने को, तो सर वैसे निकालेंगे जैसा H पॉजिटिव का निकाल रहे हैं? नहीं, सबसे पहले अपने को H पॉजिटिव निकालना नहीं पड़ेगा, राइट, अपने को H पॉजिटिव निकालना नहीं पड़ेगा। अब अपने को सबसे पहले OH निगेटिव निकालना पड़ेगा। देखो एसिड है तो एसिड है तो pH <7, तो H कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बेस है तो काय की वजह से बेस OH की वजह से, तो अपने को फॉर्मूला क्या आएगा OH का। देखो फॉर्मूले पूरे सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। सबसे पहले अपने को OH निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? OH। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन उसका, यहाँ पे अगर दिख रहा है देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। अब देखो अपने पास फॉर एग्जांपल अपने को क्वेश्चन दे दिया क्या 0.1 मोलर KOH, ठीक है। अब ये इसका pH कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन OH कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। देखो सेम फॉर्मूले H के और OH के, मगर बेस के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? OH। OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी। N कितना है? N एक OH है तो N इज इक्वल टू 1। मोलरिटी कितनी दी है? 0.01, तो ये कितना हो जाएगा? 0.01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन OH इज इक्वल टू 10⁻⁻1। अब देखो OH कॉन्सेंट्रेशन OH से pH निकलता, POH निकलता, क्या निकलता? POH। तो POH कैसे निकलेगा? जैसे pH निकालते थे अपन, पावर में जितना है उतना आ गया। अब देखो POH अपने पास कितना आ गया? 1। अब सर बोलेंगे तो हम इससे pH कैसे निकालेंगे? तो अपने पास एक रिलेशन, सिंपल रिलेशन है अपने पास, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर pH देखो, अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो pH और POH दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। अब अगर इससे अच्छा अगर 10⁻⁻7 10⁻⁻7 पावर में है, ठीक है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 और 10⁻⁻14, अगर दोनों कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन भी सेम। अगर फॉर एग्जांपल H कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, H कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा? 10⁻⁻6 होगा। सर तुम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी रहे और कम भी कर, अरे इंसान हो, माइनस में है ना तो -6 होगा ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब 10⁻8 होगा, तो इसका मतलब रिजल्टेंट सेम आएगा 10⁻14। तो इससे अपन क्या रिलेट कर सकते हैं? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब अपने पास POH कितना आ गया? 1 आ गया ना, तो 1 pH POH, तो pH कितना रहेगा? 13 कैसा? 1 इधर भेज दो, कितना आ जाएगा? 13। तो अपने pH कितना आ गया उसका? 13। अब अपने को तुम क्या करेंगे मालूम है? क्या करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट अपन H कॉन्सेंट्रेशन का लगा देंगे और ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी pH कितनी आ जाएगी? 1, जो कि गलत रहेगा। सबसे पहले POH निकालेंगे, फिर बाद में pH निकालेंगे उसकी। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन OH निगेटिव, फिर बाद में POH, बाद में pH। तो ये होगा अपना pH स्केल कैलकुलेशन। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब अपन देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड बफर सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किसको बोलते हैं? देखो सबसे पहले सॉल्ट मतलब क्या होता? देखो सॉल्ट मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते, मतलब एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट बनाते, जैसा कि फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? NaCl। Cl इसमें का और Na इसमें का, NaCl बना है, सॉल्ट बनता। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं अपन? सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब क्या होता है? देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बोले तो आयंस ऑफ सॉल्ट, आयंस ऑफ सॉल्ट बोले तो देखो ये सॉल्ट है, अब इसके आयंस कौन से होंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर। आयंस ऑफ वाटर बोले तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। रिएक्ट्स विथ, दोनों रिएक्ट करते हैं, मतलब
आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर रिएक्ट टू फॉर्म। अब देखो जब आयंस ऑफ सॉल्ट, इसके आयंस और वाटर के आयन जब रिएक्ट करते तो उसको जो रिएक्ट करते उसको अपन बोलते हैं सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देखो फॉर एग्जांपल अपन लेंगे NaCl। देखो NaCl ली, देखो NaCl क्या करेंगे, जैसे इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे अपन Na पॉजिटिव बनाएंगे, Cl नेगेटिव बनाएंगे। अब देखो Na पॉजिटिव के पास कौन आएगा, H आएगा कि OH आएंगे, जाहिर सी बात है OH आएगा, NaOH बना लेंगे। Cn के पास क्या कौन आएगा, HCl। अब ये जब दोनों जब रिएक्ट करें NaOH और HCl बनाएंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल सॉल्ट में अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी रहे और स्ट्रॉन्ग बेस भी रहे, तो जो उसकी pH रहेंगी वो क्या रहेंगी, pH 7 रहेंगी। उसकी pH क्या रहेंगी, और 7 रहेंगी, और वो हाइड्रोलिसिस नहीं देता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं देता। एक ही सॉल्ट है जो हाइड्रोलिसिस नहीं देता। अब क्यों नहीं देता, देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इनका सॉल्ट बना है NaCl, ठीक है। अब इसके सारा पुण्य वाटर की रिएक्शन करें, Na किसके साथ जाएंगे, OH के साथ, Cl किसके साथ जाएंगे, इसके साथ। अब ये क्या करेंगे, NaOH बना लेगा और ये HCl बनाएंगे। अब देखो अपनी मालूम है HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर के अंदर ये जैसे NaOH बनाएगा, NaOH क्या करेगा, उसका 100% डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जल्दी पूरे के पूरे डिसोशिएट हो जाता। तो जैसे ही NaOH बनाएगा वैसे Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस रिटर्न आ जाएगा। और जैसे HCl बनाएगा तो HCl का डिसोसिएशन कांस्टेंट 100% है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट फिर Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव आ जाएगा। मिनिमम कम से कम दोनों सॉल्ट में से एक तो भी कम से कम वीक होने वाला। अब देखो अब सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन देता, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस दे देते स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड वीक बेस। सॉल्ट कौन दे देते, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। अब अगर इसकी अपने को pH मालूम करने की रही तो इसकी pH कैसा मालूम करेंगे, तो pH मालूम कैसे मालूम कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन से। तो अपन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर लिए तो pH मालूम कर लेंगे। अब इसकी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस मालूम करने के लिए Kw। अब Kw कॉन्स्टेंट है, Kw बोले तो 10⁻⁻14। क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया अपने को तो भी अपने मालूम है 10⁻⁻14 है Kw। C कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पेपर के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर दिए हुए रहेंगे। और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस ऑलरेडी पेपर के अंदर दिए हुए रहेंगे, तो अपने क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट H पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर अपने को वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिए तो 1 मिनट चेक करा दो उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड गलत नहीं पढ़ा नहीं होना अपन ने, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है सही है। हाँ तो क्या आएंगे यहाँ पे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी pH निकालने का फॉर्मूला क्या है, Kw अपने में 10⁻⁻14। Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो कि पेपर के अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये 3 वैल्यू मेंशन रहेंगी। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, H पॉजिटिव। अब देखो ऐसा पेपर के अंदर ऐसा हो सकता कि अपने को भाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मालूम करने के बोला गया, Ka की जगह उसने Kb दे दिया, Ka दिया नहीं, Kb दे दिया। अब आपने को Kb से Ka निकालने का है, ठीक है, Kb से Ka निकालने का है। तो देखो एक सिंपल फार्मूला है, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अगर Kb दे दिया उसने, फॉर एग्जांपल Kb के 10⁻⁻4 दे दिया, Ka कितना आएंगे फिर 10⁻10 आएंगे। क्यों, इसको उधर भेजेंगे अपन, कितना आ जाएंगे 10⁻10। तो अपन अगर अपने को अगर Ka दिया हुआ है या Kb नहीं दिया हुआ है तो उसको अपन इंटरेक्शन कर सकते हैं, आगे समझ में। उसके बाद क्या है अपने पास Kw। अब अगर वीक एसिड वीक बेस रहे तो ये तो बहुत ईजी है। देखो अगर अपने पास Kb दिए हुए हैं,
के ए और के बी इंटरचेंज है, एक दिया हुआ अपने दूसरा मालूम कर सकते हैं, और के डब्ल्यू मालूम है अपने 10⁻⁻14, सिंपल। तो ये क्या हो गया अपना वीक एसिड वीक बेस। तो अपने साइड सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस खत्म। देखो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पे सबसे पहले डेफिनेशन आ सकती, उसके बाद फिर भाई कौन सॉल्ट नहीं देगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ सकते हैं पीएच पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और इसकी रिएक्शंस, जो इसकी रिएक्शंस है, मतलब जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अपने एग्जांपल कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे अपन फॉर एग्जांपल HCl, और वीक बेस बोलेंगे NH4OH। तो इसमें क्या बनेगा NH4Cl सॉल्ट, वीक एसिड बोले तो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो NaOH, तो क्या बनेगा NaCl सॉल्ट। और इसके बाद ये अगर लेंगे अपन तो ये जो HCl और NH4OH दोनों वीक एसिड वीक बेस है, तो NH4OH Cl नहीं Cl ना, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हो गया अपने सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस खत्म। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब बफर सॉल्यूशन बोले तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अपन ने अगर एसिड भी डालें और बेस भी डालें तो उसकी पीएच चेंज होती नहीं, मतलब सॉल्यूशन विच रेसिस्ट इट्स पीएच इफ एनी एसिड और बेस एडेड। अपन ने अगर उसके अंदर कोई भी एसिड और बेस डाल दिए तो उसकी पीएच चेंज होने वाली नहीं है। अब देखो बफर सॉल्यूशन की दो टाइप है, एक एसिडिक बफर, बेसिक बफर। ये तो हो गया ना अपना, ठीक है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब देखो एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, एसिडिक बफर बोले तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मतलब ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक बफर बोले तो किसको बोलेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड हो और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस, उसको अपन बोलेंगे एसिडिक बफर। एग्जांपल ले लेंगे उसका अपन, वीक एसिड ले लेंगे अपन HCl और उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो NaOH, उसका सॉल्ट। अब अगर इसका सॉल्ट इसके साथ बनाएंगे तो अपन क्या बनेगा NaCl। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड मतलब HCl हो और उसका उसका सॉल्ट अगर NaOH के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इधर का CN उधर का Na, तो NaCl। तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, आगे समझ में, मतलब वीक एसिड हो और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो। अब अगर इसकी ये सॉल्यूशन की पीएच अपनी को बोलेगी भाई कि पीएच मालूम करके बताओ, तो पीएच कैसे मालूम करेंगे अपन, तो पीएच का डायरेक्ट फार्मूला है ना अपने पास। अब पीएच है डायरेक्ट फार्मूला, तो पीएच इज इक्वल टू पी ऑफ के ए। सर पी ऑफ के ए क्या है, देखो के तो अपन ने देख लिया ऑलरेडी, पी ऑफ के ए बोले तो देखो अपन क्या कर रहे थे अभी तक, H पॉजिटिव से पीएच निकाल रहे थे, मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह के ए से भी अपन पी ऑफ के निकाल सकते जगो, हाँ, के ए से पी ऑफ के, देखो के ए से अपन पी ऑफ के ए निकाल सकते। कैसा निकालेंगे, वैसे जैसा अपन H पॉजिटिव से पीएच निकाल रहे थे, 10⁻⁻2 अगर के ए रहा है तो पी ऑफ के ए कितना रहेगा उसका 2, सिंपल। तो पी ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, क्या अपने पास फॉर्मूला पीएच का, पी ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। इसको बोलेंगे अपन एसिडिक बफर का। ये अगर आपने एसिडिक बफर का पीएच निकालने की बोलेगा तो अपने पास फॉर्मूला क्या है ये। इसी तरह अगर बेसिक बफर देखेंगे अपन, एक बार फॉर्मूला भी चेक कराना मेरे को कि फॉर्मूला कहीं गलत तो नहीं हुआ, फॉर्मूला सही है, ठीक है। हाँ, अब अगर अपने बेसिक बफर बोले निकालने का, बेसिक बफर कैसे निकालेंगे, तो देखो बेसिक बफर निकालने का सिंपल तरीका है, जैसा एसिडिक बफर है तो उसी तरह बेसिक बफर बोले तो वीक बेस
और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, वीक बेस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल ले लेंगे ना अपन, स्ट्रॉन्ग वीक बेस बोले तो NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो HCl। इसका अगर सॉल्ट बनाएंगे अपन तो क्या बनेगा, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक बेस हो और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट हो, उसको अपन बोलेंगे बेसिक बफर। उसको क्या बोलेंगे अपन, बेसिक बफर। उसकी सॉल्यूशन अगर उसकी pH निकालने के लिए तो pH निकलती डायरेक्ट, POH निकलती बेस की, तो POH इज इक्वल टू P ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अपन इसकी जगह अपन कॉन्जुगेट आयन भी रख सकते, मतलब कॉन्जुगेट यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस भी रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गए, pH कैसे निकालेंगे एसिडिक बफर की, और pH कैसे निकालेंगे बेसिक बफर की। तो POH निकाल लिया अपन, बाद में फिर POH से pH निकाल सकते हैं अपन। तो ये होगा अपना बफर सॉल्यूशन। अब देखो अपने को हिंडरसन इक्वेशन लिखते आने हो ना, हिंडरसन इक्वेशन किसको बोलते सर, ये जो दो दिख रहे हैं ना हिंडरसन इक्वेशन, उसको अपन बोलेंगे, सॉरी इक्वेशन जो दिख रहे हैं ना हिंडरसन इक्वेशन है बाबू, नाम हिंडरसन पढ़ गया ना उनका नाम, हिंडरसन ने दिया था ना, तो हिंडरसन नाम पड़ गया उनका। मतलब अपने को पेपर में ऐसा सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है, हिंडरसन इक्वेशन लिखो 1 मार्क के लिए, तो अपने को लिखते आने हो। सो प्लीज नोट, अब हम देखेंगे बफर ये सॉल्युबिलिटी। अब अपन देखेंगे बफर एक्शन और सॉल्युबिलिटी। अब अपन ने देखे बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन देख लिया अपन ने, मगर अपन बफर एक्शन कैसा करता है, मतलब अपन ये देख लिया कि भाई कोई भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड डाले और बेस डाले तो उसकी pH चेंज नहीं होंगी, ऐसा परफॉर्म कैसा करेंगे, मतलब कोई भी एसिड भी डाले तो भी चेंज नहीं होंगी, बेस भी डाले तो भी चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अपन एसिडिक बफर ले रहे सबसे पहले, एसिडिक बफर का एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेंगे अपन। एसिडिक बफर में बोले तो वीक बेस, वीक एसिड HCN और सॉल्ट ऑफ NaCN, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या रहेगा फिर HCN, सॉरी H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ठीक है, और इधर NaCN Na पॉजिटिव CN नेगेटिव। अब अगर इसके अंदर अपन ने एसिड डाल दिए, एसिड डाले अपन ने, एसिड कौन सा लेंगे अपन, HCl ले लेंगे, ठीक है। एसिड डाल दिया अपन इसके अंदर, देखो एसिडिटी बढ़ने का कारण क्या है, H पॉजिटिव। जैसे सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव डालेंगे तो एसिडिटी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखो H पॉजिटिव जैसे सॉल्यूशन के अंदर आएंगे HCl, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो H पॉजिटिव जैसे ही जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर जैसे जाएंगे H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कैप्चर कर लेगा Cl, कौन कैप्चर करेगा Cn, और कैप्चर करके क्या बनाएंगे HCN। जैसे अगर H पॉजिटिव इसके अंदर गया तो क्या बना लेंगे HCN। अब HCN तो बना लिया, ठीक है, HCN बना लिया। अब देखो एसिडिटी क्या वजह से बढ़ती थी, H पॉजिटिव की वजह से। अब H पॉजिटिव नहीं है, HCN बन गया हो तो मतलब HCN की वजह से एसिडिटी थोड़ी बढ़ेगी, H पॉजिटिव की वजह से बढ़ेगी ना, तो इसकी फिर एसिडिटी बढ़ेगी क्या, नहीं, मेंटेन रहेंगी। अगर इसके अंदर अपन ने बेस डाले NaOH, ठीक है, NaOH में OH की वजह से एसिडिटी बढ़ती थी, ठीक है ना, OH की वजह से एसिडिटी बढ़ती थी। जैसे ही OH निकलेंगे ऐसे, ये H पॉजिटिव दिख रहा है ना, इंतजार कर रहा उसका H पॉजिटिव OH नेगेटिव का। जैसे ही OH नेगेटिव मिलता H पॉजिटिव क्या बना लेता H2O। एसिडिटी बढ़ेगी ना बेसिडिटी, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल है ना, एसिडिटी बढ़ाएंगा ना बेसिडिटी बढ़ाएंगा, तो ना एसिड की वजह से एसिडिटी बढ़ेगी ना बेस की वजह से बेसिडिटी बढ़ेगी। इसकी उल्टा अगर फॉर एग्जांपल अपन बेसिक बफर ले लेंगे, बेसिक बफर में अगर एग्जांपल कैसे लेंगे अपन, एग्जांपल लेंगे अपन NH4OH और NH4Cl, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इधर NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जैसे ही अपन एक कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे इसके अंदर, HCl डाल दिया अपन इसके अंदर, तो H की वजह से बढ़ती रही एसिडिटी, तो H क्या कर लेगा,
OH कैप्चर कर लेंगे, H2 बना लेंगे, एसिडिटी तो बढ़ी नहीं। बेस डालेंगे अपन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जैसे जाएगा तो NH4 पॉजिटिव कैप्चर कर लेंगे, उसका NH4OH बना लेंगे, बेस एसिडिटी भी नहीं बढ़ रही। तो इसको ऐसा करते हैं बिफोर एक्शन। तो उसके बाद देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी। देखो चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्युबिलिटी, तुम्हारे माहिती के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है मालूम है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता सॉल्यूट, पावर ऑफ सॉल्यूट, पावर ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, इन सॉल्वेंट, पावर ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्यूट है, जो सॉल्ट है, उसकी पावर कितनी है सॉल्ट के, सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होने की, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे देखो बात क्या की होती है सॉल्ट की। एक दो टाइप की सॉल्ट रहती है, एक कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, कंप्लीटली स्पेलिंग देख लेना सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, और इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट बोले तो कोई ऐसा सॉल्ट जिसको अपन ने वाटर के अंदर डाली तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। NaCl नमक सॉल्युबल हो जाता है सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल हो, मतलब 5% सॉल्युबल होता है, बाकी की 95% जैसा का वैसा बचे हुआ रहता है। ठीक है, अब अपनी बात किसकी करेंगे अपन? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। जो क्योंकि बचे हुए रहे ना उसकी बात करते थे, जो ऑलरेडी घुल गया सॉल्युबल होगा उसकी तो बात ही नहीं करेंगे अपन एग्जांपल ले लेंगे AgCl का, स्पेरिंगली सॉल्युबल का AgCl का एग्जांपल। अब देखो AgCl क्या करता? Ag पॉजिटिव बनाता प्लस Cl नेगेटिव बनाएंगे। जैसे इसको अपन ने सॉल्यूशन के अंदर डाले, पानी के अंदर डाले, तो क्या बनेंगे? Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो सॉल्युबल हो गए। मतलब देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना AgCl को अपन ने वाटर के अंदर डाले, उसके कुछ मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो गए, उसमें उन्होंने क्या बना ली? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना ली। बाकी की 95% AgCl मॉलिक्यूल है, 100 में से सिर्फ 5% सॉल्युबल हुए। अब सॉल्युबल जो हुए अपन उसको ले लेंगे SS, उसको अपन मान लेंगे S सॉल्युबल S सॉल्युबल। मतलब देखो अगर 5 मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो तो ये दोनों 5-5 रहेंगे ना, तो सॉल्युबल हो तो दोनों SS, सही बात है, दोनों ऐसे रहेंगे। अब अपन क्या करते? जब अपन आयोनाइजेशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखी थे वो भी इसकी लिख सकते हैं, अपन लिख सकते। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन AgCl, लिख ले। अब देखो ये क्या सॉलिड है, सॉलिड है ना तभी सॉल्युबल होगा ना, जो ऑलरेडी लिक्विड है उसकी तो बात ही नहीं करते थे हम। सॉलिड जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता, तो ये जो सॉलिड रहता वो रहता कांस्टेंट, वो रहता क्या? कांस्टेंट। ये मतलब ये क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा फिर। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट, तो ये इधर आ जाएगा दोनों भाई, Ka इंटू AgCl इंटू इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो Ka और AgCl मिलके क्या बना देते? KSP। KSP बोले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू AgCl, Ag पॉजिटिव प्लस इंटू Cl नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये हो गया अपना KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोले तो इतने मॉलिक्यूल में से, मतलब AgCl में से कितने मॉलिक्यूल सॉल्युबल हुए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब अपन ने Ag पॉजिटिव कितना मान लिया था? S मान लिया था, इसको भी S माना था, इसको भी S माना था, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? S स्क्वायर हो जाएगा। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अपने पास इक्वेशन क्या आएगी KSP की? S स्क्वायर हो गया। अब तुम बोलेंगे सर अगर अपनी सॉल्युबिलिटी से KSP निकालने का बोला गया तो सारे इसमें ये इक्वेशन लगाएंगे? नहीं। देखो ये बोले तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के लिए, मतलब
देखो चार टाइप के मॉलिक्यूल है, AB2, AB3 और AB2B3। देखो यहाँ पे कितना, एक Ag था और एक Cl था। अगर अपने पास CaOH/2 आ गया, CaOH/2, Ca एक और OH/2 मतलब 2, मतलब एक है और एक 2 है, मतलब एक A B 2 है, मतलब AB2, या A2B भी बोल सकते हैं अपन उसको, AB3, AlCl3, AB2, AB3, और ये भी मतलब AS2S3, A2B3। अब इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग KsP और S की रिलेशन है। अपन ने इसका तो निकाल लिए, KsP इज इक्वल टू S स्क्वायर। AB2 के लिए क्या आएगा 4S3, A2B3 के लिए क्या आएगा 27S4, और इसके लिए 108S5। देखो AB के लिए क्या आएगा KsP इज इक्वल टू S स्क्वायर, AB2 के लिए 4S3, AB3 27 4S2 4 पावर S पावर 4, A2B3 108S2 5। तो अलग अलग के लिए अलग अलग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। अब देखो ये तो हो गया अपना ख़त्म। अब एक और टर्म आता है इसके अंदर, KsP और KIP। अब KsP और KIP क्या है सर बोलना, देखो KsP और KIP, KsP और KIP क्या है। देखो KsP बोले तो अगर अपनी कोई भी रिएक्शन का KsP निकालना रहे तो KsP ऐसा निकालेंगे अपन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KsP इज इक्वल टू क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और KIP भी ऐसे निकाल सकते हैं अपन, मगर दोनों में डिफरेंस एक है कि KsP अपन कांस्टेंट पे निकालते हैं। मतलब जैसा देखो KsP कब निकालते हैं अपन, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, मतलब ये भी बराबर है ये भी बराबर, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गई, उसको अपन बोले KsP। और KIP अपन कभी भी निकाल सकते हैं। सब फॉर एग्जाम्पल अभी रिएक्शन शुरू हुई तो अपन अभी की अभी भी निकाल सकते हैं उसकी KIP, ठीक है। अब देखो अगर KIP की वैल्यू अगर KsP से KsP इज ग्रेटर देन KIP। फॉर एग्जाम्पल अपन ने अगर अभी रिएक्शन अभी शुरू हुई और अभी की अभी अपन ने KIP निकाल ली, तो KsP तो बाद में KsP की वैल्यू तो बड़ी रहेगी ना, KIP की वैल्यू कम रहेगी, मतलब KIP इज लेस देन KsP, मतलब अभी KsP बराबर ज़्यादा है। तो ये कंडीशन में क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम स्टेट रहेंगी क्या, नहीं। और ये सैचुरेटेड स्टेट रहेंगी क्या, नहीं, मतलब बराबर बराबर स्टेट रहेंगी, नहीं। और इसमें प्रेसिपिटेशन बोले तो रिमेनिंग सॉलिड्स के अंदर नहीं बचे रहेंगे। अगर KsP इज इक्वल टू KIP आएंगे, मतलब KsP इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर अपन ने निकाले KIP तो दोनों बराबर रहेंगे, मतलब सैचुरेटेड स्टेट आ गई। उसके बाद मतलब प्रेसिपिटेट अभी भी फॉर्म नहीं हुआ, रिमेनिंग सॉलिड। जब KsP से ज़्यादा हो जाएगा KIP तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। सर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना कैसा शुरू हो जाएगा, देखो अब ये देखो एक रिएक्शन, दोनों इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, KsP जब निकाल रहे हैं अपन दोनों इक्विलिब्रियम में, जैसे जी इसके आगे बढ़ जाएंगे मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी रिएक्शन रिवर्स हो जाती। रिएक्शन जैसी रिवर्स हुई तो सॉलिड बनना शुरू हो जाता, सॉलिड बनना शुरू हो जाए तो KIP अगर बढ़ा रहा है KsP तो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा ना, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा कि नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगी रिएक्शन, नहीं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कब रहेंगे, KsP इज ग्रेटर है ये इज इक्वल टू KIP। बाकी तीनों स्टेट में KIP और KsP बराबर नहीं रहेंगे। सो प्लीज नोट इट।